भारत का कृषि संकट ये सिर्फ हेडलाइंस या आंकड़े नहीं है। ये कहानी है लाखों किसानों की जिंदगियों की, जो नीतियों, फाइनेंस और बदलते मौसम के बीच फंसी हुई हैं। तो चलिए इस संकट की गहराइयों को जरा समझते हैं। ये चेहरा देखिए, ये सिर्फ एक किसान की तस्वीर नहीं है। ये उस हकीकत की कहानी कहता है जो सिर्फ सूखे का नतीजा नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं हमारे ही फैसलों का आईना है। 3 लाख, सोचिए जरा, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 1995 से लेकर आज तक भारत में इतने किसान अपनी जान ले चुके हैं। ये संकट की वो असली दर्दनाक कीमत है जो अक्सर आंकड़ों में कहीं खो जाती है। तो इस संकट को समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं आंध्र प्रदेश के रायलसीमा। यहाँ की कहानी सच में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये जो बंजर जमीन दिख रही है ना, आजकल तो फिल्मों की शूटिंग के लिए रेगिस्तान का सेट बन गई है। पर इसमें एक बहुत ही हैरान करने वाला राज छिपा है, और वो ये कि सूखी सतह के कुछ ही फीट नीचे पानी का अथाह भंडार मौजूद है। तो सवाल उठता है कि अगर पानी है तो फिर यह जमीन रेगिस्तान कैसे बन गई? देखिए, ये कोई कुदरती रेगिस्तान नहीं है, इसे इंसानों ने बनाया है। कैसे? पहला कदम, नदियों पर बांध बना दिए गए। तो जो स्थानीय वेदावती नदी थी वो दशकों पहले ही सूख गई। फिर पानी के लिए बोरवेल खोदे गए, सैकड़ों बोरवेल, जिन्होंने जमीन के नीचे का सारा प्राचीन पानी खींच लिया। और फिर आया आखिरी और सबसे घातक कदम। किसानों ने बाजरा जैसी पारंपरिक फसलें छोड़कर मूंगफली जैसी नकदी फसलें उगानी शुरू कर दी, जिन्हें पानी बहुत ज्यादा चाहिए। नतीजा, जमीन पूरी तरह से बंजर हो गई। जरा वहां के एक किसान के इन शब्दों पर गौर कीजिए। वो कहते हैं कि साल के 3 महीने उनके गांव में पानी नहीं, रेत की बारिश होती है। ये रेत उनके घरों में घुस जाती है, उनके खाने में मिल जाती है। सोचिए क्या दर्दनाक सच्चाई है ये। और देखिए, ये संकट सिर्फ जमीन का नहीं है, ये समाज का भी है। इसने सदियों पुराने ज्ञान को खत्म कर दिया। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता तबाह हो गई, और महिलाएं जो कभी बीज की संरक्षक मानी जाती थीं, अब वो सिर्फ खेत में मजदूरी करने वाली बनकर रह गई हैं। तो क्या इस कर्ज और रेगिस्तान बनते खेतों के संकट के बीच कोई दूसरा रास्ता है? क्या कोई उम्मीद की किरण है? बिल्कुल है। और यही सवाल हमें हमारी कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ ले जाता है। चलिए अब रायलसीमा से चलते हैं केरल। यहां महिलाएं मिलकर खेती की एक बिल्कुल नई, एक उम्मीद भरी कहानी लिख रही हैं। तो मिलिए कुडुम्श्री से। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, बल्कि करीब 45 लाख महिलाओं का एक जबरदस्त नेटवर्क है, एक आंदोलन है। ये महिलाएं मिलकर खेती करती हैं और अपनी किस्मत की बागडोर अपने हाथों में रखती हैं। लेकिन फिर आई सदी की सबसे भयानक बाढ़। ऐसी बाढ़ जिसने उनकी सारी मेहनत पर सचमुच पानी फेर दिया। खेत, फसलें, मुनाफा, एक झटके में सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन अब ये आंकड़ा देखिए, 98.5%। इतनी बड़ी तबाही के बाद भी कुदुम्बश्री की महिलाओं का बैंक लोन चुकाने का रेट ये था। ये उनकी लगन, उनकी ईमानदारी और उनकी सामूहिक ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। ये स्लाइड असल में पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है। एक तरफ है रायलसीमा का मॉडल, जहां किसान अकेले हैं, कॉरपोरेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हैं, और नतीजा क्या है? कर्ज और पलायन। और दूसरी तरफ है कुदुम्श्री का मॉडल। यहां सब कुछ सामूहिक है, ग्रुप में होता है, और नतीजा मुनाफा और सबसे बढ़कर एकजुटता। इन महिलाओं के शब्द ही उनकी असली ताकत बयान करते हैं, एकजुटता। यही वो शक्ति है जो उन्हें बाढ़ से लेकर बाजार के दबाव तक हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देती है। तो अब हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ है, एक रायलसीमा का, एक कुदुम्श्री का। और अब हमें यह चुनना है कि हम खेती के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? पत्रकार पी साईनाथ इसके लिए 3 रास्ते सुझाते हैं। पहला, खेती एग्रो इकोलॉजिकल हो, मतलब जिस जगह की जैसी जमीन और मौसम हो वैसी ही फसल उगाई जाए। दूसरा, खेती को केमिकल और कॉरपोरेट बीजों से छुटकारा मिले। और तीसरा और सबसे जरूरी, भूमि सुधार हो ताकि सहकारी समितियों और सामूहिक खेती को बढ़ावा मिल सके। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारी खेती का भविष्य कौन तय करेगा? बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस या फिर किसानों का अपना समुदाय? इस सवाल का जवाब ही हमारे किसानों का, हमारे खाने का और हम सब का भविष्य तय करेगा।